नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ आज। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक टाइमलाइन क्लियर की जाए, और वो टाइमलाइन एंशंट इंडिया की है, जिससे तेज़ी से रिवीजन करने में हो सकता है आपको मदद मिल जाए। ठीक। तो आप जानते हैं कि भारत का इतिहास कितना प्राचीन है, और उसकी शुरुआत फ्रॉम द अर्ली टाइम्स से होकर चलती है 700 ईस्वी तक। ठीक। तो उसमें मैं लाइन खींच खींच के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। ठीक। और हमें उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, तो हमें एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो मान ही लेना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि यहाँ से शुरुआत हो रही है एंशंट इंडिया की, और मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे लाके रोक देता हूँ, और इस पूरे वाले जो फेस को मैं कहूँगा, हम इसको नाम दे देते हैं स्टोन एज। क्या नाम दे देते हैं? स्टोन एज नाम दे देते हैं इसको। पाषाण युग मान लीजिए। लेकिन पाषाण युग भी इतना साधारण नहीं है समझना। इसके भी तीन पार्ट हैं। ठीक। एक तो होता है आपका पैलियोलिथिक एज। ठीक है। और यूपी पीसीएस में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से उतारूँगा। पैलियोलिथिक एज, ओके, यानी कि पूरा पाषाण युग। इसके बाद आता है आपका मीजोलिथिक, और इसके बाद आ जाएगा आपका नियोलिथिक। तो ये जो तीन फेज हैं, तो इन तीनों का विकास क्रम हमको भारत के अलग अलग हिस्से में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, इससे रिलेटेड जो साइट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, जीएस वाले में, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पूरा पाषाण काल से यूपी पीसीएस में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। जैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उसमें जो इलाहाबाद वाला रीजन है, जिसमें जिसको हम बेलन नदी घाटी का रीजन भी कहते हैं, प्रतापगढ़, आजमगढ़ वाला इलाका, मिर्ज़ापुर वाला इलाका, और इलाहाबाद के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, वो सब के सब इन तीनों सीक्वेंस को दिखाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमको तीनों साइट्स इलाहाबाद वाले रीजन में देखने को मिलेगी ही। ठीक है। तो वहाँ पर कई सारी साइट्स हैं, जैसे कि लेखहिया, है ना, महदहा। ये सारी कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो टाइम टेकिंग है थोड़ा, लेकिन अगर आपकी तैयारी मुकम्मल है, आप साल भर पढ़ रहे हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पार्ट का हो सके तो 2 से 3 घंटे का रिवीजन कर लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट काफ़ी क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक। रही बात इसकी टाइमिंग की, तो हम कह सकते हैं कि जो नियोलिथिक पीरियड वाला जो टाइम पीरियड है, वो इंडिया में शुरू होता है 4000 बीसी के आसपास से, और ये चलेगा कहाँ तक, 1000 बीसी तक। कहाँ तक चलेगा, 1000 बीसी तक। कौन सा पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। इसमें आपको यही पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि आग का आविष्कार कब हुआ, व्हील्स की डिस्कवरी कब हुई। ठीक। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए इन सब टॉपिक्स को पढ़ते समय। ठीक है। तो हम देखते हैं, नियोलिथिक को मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया के एक खास हिस्से में इसी दौरान हम देखेंगे कि एक सिविलाइजेशन का विकास होता है, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यकीन से कि अगर इंडिया के एक हिस्से में एक खास सभ्यता का विकास हो रहा था, तो दूसरे दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, ये भी जान लेना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ वाले पार्ट को इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर मान लूँ, तो बाहर वाले रीजन में नियोलिथिक फेज कंटिन्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ। और साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि इसके रीजन से बाहर कई सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ भी रहती थी, यानी कि पशु चारण वाला जो युग है, वो भी आपको इंडिया के बाहर इस वाले क्षेत्र से देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो हो सके तो एक नज़र वहाँ भी मार लीजिएगा। इसी दौरान मैं यहाँ पर नाम लिखने जा रहा हूँ मेगालिथिक कल्चर का। किस चीज़ का, मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर का मतलब यह है कि महापाषाण संस्कृति क्या थी। उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मृत व्यक्ति को दफनाने के बाद वहाँ पर एक बड़ी शिला लगा दी जाती थी।
तो इस प्रकार के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पैरोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और इस वाले क्षेत्र से बाहर वाले इलाके में वो संस्कृति काफ़ी लंबे समय तक बनी रही, ठीक है। इन सबको पढ़ लेने के बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड चलेगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर मैं इसका मैच्योर फेज देखूँ, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से चलकर पहुँचेगा 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये वाला जो एंटायर पीरियड है, इसको कहते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहली बार पढ़ने बैठेगा उसको तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन जो रिवीजन करने बैठा है उसको ये पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस वाले पार्ट को, यूपी पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, पढ़ना क्या है, पढ़ना है इस सभ्यता के बारे में। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, रिवीजन रिवीजन कहाँ से करेंगे आप। सबसे पहले तो शुरुआत कर लीजिएगा इसके जोग्राफिकल रीजन की। तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में डेवलप हुई थी इंडिया में, जिसमें आज का पाकिस्तान और कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी इंक्लूडेड है। भारत के कुछ राज्य इसमें शामिल हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, और नॉर्थ पार्ट ऑफ किसका, महाराष्ट्र का, दैमाबाद वाला। तो शुरुआत अगर करनी है आपको तो किससे शुरुआत करेंगे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स से। ठीक, इसका नॉर्थ पॉइंट कौन है, मांडा। साउथ पॉइंट कौन सा है, दैमाबाद। कुछ दिनों पहले हमने एक क्वेश्चन किया भी था, यहाँ पर आएगा आपका आलमगीरपुर और यहाँ पर सुतका गेंडोर। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, सुतका गेंडोर। ये बातें आपको पता है, तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। कब डिस्कवरी हुई थी, 1921 में। सबसे पहले हड़प्पा के टीलों का जिक्र किसने किया था, चार्ल्स मेसन ने किया था, 1826 में किया था। बाद में ये सभ्यता 1853 के आसपास फिर से प्रकाश में आते आते रह गई, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लेकर लाहौर के बीच में। ये सारी बातें शुरुआत में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइट्स की, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन है, तो जितनी भी साइट्स हैं यहाँ से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं सभी जगह जो कॉमन है लगभग, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट साइट्स और वहाँ पर पाई जाने वाली जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं वो, जैसे कि हड़प्पा का देख लेंगे, मोहनजोदड़ो, दैमाबाद और कालीबंगा, लोथल, खुदका गेंडोर। ये सारे वे साइट्स हैं इंडस वैली की जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। ठीक, इसके बाद क्योंकि हमको ये बात पता चलती है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और किसी हमको राजा का उल्लेख नहीं मिलता, तो कई सारे इतिहासकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पर वणिक वर्ग प्रभावी था। क्या था, वणिक वर्ग, यानी कि कॉमर्शियल क्लास। हमें किसी राजा का नाम नहीं मिल रहा है, वी डोंट हैव अ रेफरेंस ऑफ एनी किंग। ओके, तो जो गवर्निंग क्लास थी वो कौन सी थी, कॉमर्शियल क्लास थी। जो हमारी जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शहरों की थी, उसके दो पार्ट थे, एक तो हो गया आपका वेस्टर्न माउंट और एक का क्या हो गया, ईस्टर्न माउंट। ठीक है ना, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में रूलिंग क्लास रहती थी, पूर्वी टीले में आम नागरिक लोग रहा करते थे। ये सारी बातें आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी तुरंत कि कहना क्या चाह रहा है। इसको पढ़ते पढ़ते आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, इसी प्रकार से हम तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं इस चीज़ का। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में देंगे आप। इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और हमको पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना समाज भी था। क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी। ये कैसी रही होगी, मात्र सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक, जवाब है मात्र सत्तात्मक। ठीक, क्या इनकी इकोनॉमी रही होगी, बिल्कुल रही होगी। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ऑन अ वेरी हाई। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य चरम पे था इनके समय में, इसके बारे में पढ़ना होगा। रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, धर्म का इनके जीवन में काफ़ी महत्व है, लेकिन वैदिक कल्चर से काफ़ी डिफरेंट। ठीक है, तो हमें मातृ देवी की पूजा के उल्लेख मिलते हैं और भी कई सारे प्रमाण मिलते हैं जो कि ये लोग अलग अलग सिंबल्स की भी पूजा किया करते थे। हमें जानकारी प्रोटो शिवा की भी मिलती है, यानी कि शिव के आद्य ऐतिहासिक रूप की, जिसको हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं।
तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू मस्ट रिमेंबर अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। और कुछ तर्क जो इतिहासकारों द्वारा दिए गए हैं कि किस प्रकार से इस सभ्यता का पतन हुआ, इस बारे में भी जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा काफ़ी होगा इसका रिवीजन करने के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आप देख लें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, होगा क्या रिवीजन करने से कि क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी उसके गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। प्लीज़ आप ज़रा इस बार करके देखिए इस चीज़ को। ओके, और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस सभ्यता का डिक्लाइन अर्थात क्या होता है, पतन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर में पढ़नी होगी। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और मैं इसको यहाँ पर ला के रोक देता हूँ। और इस पूरी लाइन का नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन इसका नाम है, यानी कि वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो भारत के लगभग उसी क्षेत्र में डेवलप हुई जहाँ पर पहले कौन सी सभ्यता रह चुकी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो लेकिन वैदिक सभ्यता का जो एरिया है शुरुआती वाला वो छोटा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की तुलना में। तो सबसे पहले जो इस सभ्यता के निर्माता रहे होंगे वो लोग भारत के किस हिस्से में आकर इस्टेब्लिश हुए थे, ऐसी जानकारी मिलती है पंजाब वाले रीजन में आकर बसे होंगे। हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इलाका था वो था इनका क्या, सबसे पहले यहाँ पर आकर ये लोग बसे थे। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक, जो कि इंडस वैली से पूरी तरीके से अलग थी। तो मुख्य रूप से वैदिक सिविलाइजेशन की जानकारी हमको मिल रही है वैदिक लिटरेचर से। किससे मिल रही है, वैदिक लिटरेचर से मिल रही है, यानी कि वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडस वैदिक सिविलाइजेशन का, जो आप पढ़ेंगे ही। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्यों? क्योंकि वैदिक लिटरेचर का मतलब होता है ऑल फोर वेदास, चारों वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, टाइम टेकिंग है पहली बार पढ़ने वाले के लिए, जो कई बार मेंस दे चुका है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण होना चाहिए, ऋग्वेद का आरण्यक होना चाहिए, ऋग्वेद का उपनिषद होना चाहिए, ऋग्वेद का ही अपना एक उपवेद भी होना चाहिए और है। ऐत्रेय कौस्तुकी, ऐत्रेय कौस्तिकी, ऐत्रेय कौस्तिकी, और उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ठीक, तो ये जो वैदिक लिटरेचर है ये हमें समस्त जानकारी दे रहा है किसकी, वैदिक सभ्यता की। शुरुआत जिसकी होती है 1500 से लेकर कहाँ तक रहेगी, 1000 ईसा पूर्व तक के बीच की जो घटनाएं हैं उस समय के भारत की, वो समस्त कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद से। कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद से। तो क्या ऋग्वेद को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मान लिया जाए, तो इसका जवाब है नहीं। ऋग्वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमको वैदिक सभ्यता के लोगों को यानी कि आर्यंस की किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रही है, किन किन चीज़ों के बारे में, राजनीति, ठीक, समाज, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, और धर्म। ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है हमको, ऋग्वेद से। और ये किस पीरियड की बात हो रही है, वैदिक सिविलाइजेशन की, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और इन 500 सालों तक ये आर्यंस लोग भारत के उस हिस्से में रह रहे होंगे जिसको हम पंजाब कहते हैं। ठीक, पंजाब। तो जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, तो मुझे ये लाइन थोड़ी और आगे खींच लेनी चाहिए और मुझे पहुंचना चाहिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ यहीं तक बताऊंगा आपको, कल मैं इसके आगे ले जाऊंगा और पूरी टाइमलाइन क्लियर करूंगा आपकी एंशिएंट इंडिया की। यकीन मानिए रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये जो 400 साल की जानकारी मिल रही है, ये मिल रही है हमको पोस्ट
वैदिक लिटरेचर से या पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। कौन दे रहा है? बाकी बचे 3 वेद, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमको ये जानकारी दे रहे हैं 400 सालों की। जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन वाला और ऋग्वेदिक वाला पार्ट पढ़ चुके होते हैं और आप जब आगे बढ़ते हैं 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो कुछ चेंज आपको नज़र आएगा। सबसे बड़ा चेंज तो इनकी लाइफ में ये आया कि इनको मिल गया लोहा, यानी कि आयरन। आयरन की डिस्कवरी ने ज़रूर रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया होगा इनके जीवन में। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ सिर्फ लकड़ी के हलों से की जा रही थी, अब उसमें आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसने यकीन मानिए कि खेती की उपज को बढ़ा दिया होगा, फर्टिलिटी को बढ़ा दिया होगा सॉइल की। और हम कह सकते हैं कि इन 500 सालों में ये जो अभी तक अस्थायी जीवन जी रहे थे, अब इनके जीवन में स्थायित्व आया होगा इस आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से। शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा ग्रंथ है जो कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमको इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। आप पढ़ के देख सकते हैं इसमें, ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमको पहली बार मिलेगा पोस्ट वैदिक पीरियड में, और ये जानकारी मिल रही है हमको ऐत्रेय ब्राह्मण से। राजा अब उपाधियाँ लेने लग गया है, उपाधियाँ, कि मैं विराट हूँ, कि मैं सम्राट हूँ, कि मैं राजा हूँ, ठीक है, कि मैं स्वराट हूँ, कि मैं भोज हूँ। ये 4-5 उपाधियाँ, सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। राजा की शक्ति बड़ी है, लैंड एक्वायर करने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी बड़ी है। अगर हम दुर्योधन के उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें कि सुई के नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा, इसको पांडवों को, इसका मतलब ये है कि वो अधिक से अधिक लैंड अपने पास ऑक्यूपाई करके रखना चाहता था। तो अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि किंग वांट टू एक्वायर मोर लैंड इन दिस पार्ट। ओके, तो लैंड पजेस करना ये एक क्या बन गई होगी? टेंडेंसी बन गई होगी ये समय आते आते। फिर कई सारे यज्ञों के अनुष्ठान काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसमें राजसूय यज्ञ की बात भी आती है ना। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, तमाम प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा इस पीरियड में, जो राजा की शक्ति को ही दिखा रहा है और समाज में आए हुए चेंज को भी दिखा रहा है। तो जब आप पोस्ट वैदिक पीरियड में पढ़े जाएंगे तो टॉपिक आपको सारे यही मिलेंगे, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन। लेकिन पकड़ना क्या है हमको? इस दौरान हमको देखना है कि राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ। तो टॉपिक दरअसल यही रहने वाले हैं। यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा? पोस्ट वैदिक पीरियड में पॉलिटी ही लिखूँगा, लेकिन चेंज रहेगा उसमें। समाज में क्या परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हुआ, वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूर्व वैदिक काल के अंतिम दौर में स्थापित होती है, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में के अंतिम दौर में स्थापित होते हुए दिखाई पड़ती है। पुरुष सूक्त में जानकारी मिल रही है जिसकी, ऋग्वेद से, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हो रही है, क्षत्रियों की भुजाओं से हो रही है, वैश्यों की उदर से हो रही है, और शूद्रों की फीट्स यानी कि पैरों से हो रही है। तो वो अब पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है इस पीरियड में। तो ये चेंज आपको दिखाई देगा। चेंज को पकड़ना है आपको कि व्हाट वाज द चेंज इन बोथ दिस पीरियड। ओके, अच्छा, महिलाओं की स्थिति समाज में, अगर मैं महिलाओं की भी बात अगर करूं तो उसमें भी परिवर्तन हमको देखने को मिला। वैदिक पीरियड में महिलाओं का उच्च स्थान था, जिनकी पोजीशन डेटोरिएट हुई पोस्ट वैदिक पीरियड में। तो ये भी चेंज आपको पकड़ना है। यहाँ पर टॉपिक वही रहेंगे, चेंज आएगा। इकोनॉमी में भयंकर परिवर्तन देखने को मिला हमें। खूब अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, खूब हल बैल जोत रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिल रही है 24-24 बैल लगे पड़े हैं खेत की जुताई में, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लैंड को ऑक्यूपाई करने की जो टेंडेंसी थी वो काफ़ी बढ़ गई। ओके, तो इनके पास अनाज अब ज़्यादा उगने लग गया है, ठीक है। सरप्लस बच रहा है, सरप्लस यानी कि अधिशेष बच रहा है। इससे क्या होगा कि जो बचा हुआ अनाज है उसको बेचना चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही, ऐसे कई सारे कॉमर्शियल सेंटर डेवलप हुए होंगे जहाँ पर ये अनाज बेचे जाते थे। और जब पुराने जो शहर देखते हैं, चंपा, राजगृह, वैशाली, वाराणसी, इस तरीके से डेवलप हुए होंगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
रिलीजन में भी चेंज आता है। यहाँ पर इंद्र महोदय हैं, यहाँ पर इंद्र सबसे बड़े देवता हैं, अब उनका कोई नामो निशानी नहीं है यहाँ पर। इंद्र, अग्नि, वरुण, कई सारी देवियाँ, आरण्यनी, बहुत सारी देवियाँ भी हैं, देवता भी हैं इस पीरियड में। और इस काल में आते आते उनका महत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उनके स्थान पर आते हैं प्रजापति, ठीक है, विष्णु और रुद्र आ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको पढ़ने के दौरान समझ में आने चाहिए, ठीक है। मेंस वाले एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट चेंज वी विटनेस इन द पोस्ट वैदिक पीरियड इन सोसाइटी और इन इकोनॉमी और इन रिलीजन, ठीक है। डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी आपको इसकी अगर रिवीजन करना है तो। लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है तो दिस विल टेक नॉट मोर देन 1 आवर। ओके, तो आज फिलहाल आप अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो 3 चैप्टर तो आप आज ही निपटा लेंगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।